अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है। तो आज इंशाल्लाह रहमान इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। चूँकि साइकोलॉजी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो बुनियादी तौर पर पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो है स्कूल ऑफ थॉट्स। अगर हम स्कूल ऑफ थॉट्स को जानते हैं तो इसका मतलब है कि हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री को जानते हैं, साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन को जानते हैं। और साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन को जानने के लिए स्कूल ऑफ थॉट्स का हम स्टडी करना पड़ता है। तो ये देखिएगा कि स्कूल ऑफ थॉट्स 5 हैं। ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को जानने के लिए जो बुनियादी की पॉइंट्स हैं उनमें से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। और स्कूल ऑफ थॉट्स को स्टडी करने के लिए हम 5 पॉइंट स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट है स्ट्रक्चरलिज्म, सेकंड है फंक्शनलिज्म, थर्ड है बिहेवियरलिज्म और फोर्थ है साइको एनालिसिस। और हमारे पास फिफ्थ है जो कि लास्ट है, वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। आज हम सिर्फ पहले पॉइंट जो है स्ट्रक्चरलिज्म, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बाकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Structuralism. The science of psychology had its formal beginning in 1879, 1889, when Wilhelm Wundt, a German psychologist, set up a laboratory at the University of Leipzig to study mind or mental activities. इस 6 लाइन्स में हमें वो कुछ हासिल हो सकता है। पहली बात यह है कि साइकोलॉजी की साइंस को समझने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मल काम किया था, क्या फॉर्मल बाकायदा तौर पर प्रॉपर काम जिस पर काम किया था, वो किया था 1889 में, 1879 में। किसने किया था? वो था हमारे पास जर्मन साइकोलॉजिस्ट था और उसका नाम था विल्हम वंडट, WNDT। विल्हम वंडट ने, जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट था, इसने 1889 यानी 1879 में एक लेप्जिग की यूनिवर्सिटी में एक लेबोरेटरी कायम की, जिसमें माइंड या मेंटल एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता है। इसमें हमें काफ़ी बातें हासिल करने को मिलती हैं। पहली बात यह है कि साइकोलॉजी का जो प्रॉपर काम हुआ था वो 1889 में हुआ था। किसने किया था? विलियम वंडर ने किया था, और जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट था। और उसने लिप्जिग यूनिवर्सिटी के नाम, ये यूनिवर्सिटी है लिप्जिग के नाम से, लिप्जिग यूनिवर्सिटी में मौजूद लेबोरेटरी में एक फॉर्मल वे में जो था ना, मेंटल या माइंड एक्टिविटीज़ को स्टडी किया था। ओके। और इसी को हम स्ट्रक्चरलिज्म का नाम देते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि माइंड या मेंटल एक्टिविटीज कहते किसे हैं, माइंड किसे कहते हैं और मेंटल किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, फिर हमें पता लगेगा स्ट्रक्चरलिज्म हमें कहता क्या है। तो देखें कि हमारे पास बुनियादी तौर पर जो माइंड होता है वो ब्रेन से एक अलग अलग कंसेप्ट रखता है। क्योंकि जो ब्रेन होता है हमारे पास, वो फिजिकल तौर पर उसमें जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो माइंड होता है, ये माइंड ब्रेन का फंक्शन होता है कि एक होता है ब्रेन और एक होता है माइंड। ब्रेन फिजिकल है जो कि हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में मुश्तमिल होता है। जबकि जो माइंड होता है ये इसका फंक्शन है ब्रेन का, यानी कि ब्रेन में क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या हम सोच विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये एज ए फंक्शन। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर हम बिरयानी खाएं तो हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है, एक सोच पैदा हो जाती है कि हमने बिरयानी को देखा, उसके कलर को देखा, उसकी खुशबू को हमने महसूस किया, उसकी जो भी टेस्ट था, कलर था, शेप थी, उसको हमने महसूस किया। तो हमारे दिमाग में, ब्रेन में एक कंसेप्ट बन गया, एक फंक्शन बन गया। उस फंक्शन में हम उस माइंड में हम फंक्शन को
स्टडी करते हैं, और जो फंक्शन बनता है वो माइंड में बनता है। ओके हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइंड या मेंटल एक्टिविटीज़ को लिप्सिक यूनिवर्सिटी की में मौजूद एक लेबॉर्ट्री में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम विल्हेल्म वंडर था, उसने 1889 में 1879 में इसको स्टडी किया था, और इसको हम स्ट्रक्चरलिज्म का नाम देते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म ये है। ओके हो गया। तो अब अगर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलें तो जो इसकी ये देखें कि जो तारीख पैदाइश है जो हमारे पास विल्हेल्म वंडर जो था, ये 1832 से लेकर 1920 के दरमियान, 1832 में पैदा हुआ था, 1920 में इसकी वफात हुई थी। ओके हो गया। तो सिंपल अल्फाज में अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म की तारीफ देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं, जिसे हम कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं वही है। अब आगे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं क्या है होती है। ऐसा सिस्टम जिसमें हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम स्ट्रक्चरलिज्म सिस्टम का नाम देते हैं। ओके हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसमें जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे पास उन्होंने एक ना लाइन दी है, वो है वूल इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्ट्स। ये स्ट्रक्चरलिज्म में जो साइकोलॉजिस्ट का काम करते हैं उनकी एक लाइन है, वो कहते हैं कि वूल इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्ट्स, यानी कि जब पार्ट्स आपस में मिलते हैं तो एक मजमुआ बन जाता है, वूल बन जाते हैं। ओके हो गया। अगर इस लाइन को हम दूसरे अल्फाज में देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास होता है माइंड, माइंड इज द सम ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। ओके, experience 1, experience 2, experience 3 which is equal to mind experience वाला हो गया। ओके हो गया। अब हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो जो ये लाइन है स्ट्रक्चरलिज्म में हम बेसिकली क्या क्या करते हैं, क्या क्या देखते हैं। ओके हो गया। स्ट्रक्चरलिज्म में हम तीन चीजों को स्टडी करते हैं। सबसे पहली है फीलिंग्स, सेकंड आ जाती है हमारे पास इमोशंस, और थर्ड हमारे पास आ जाती है इमेजिनेशन। ओके, तो जब हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास माइंड बन जाता है, तो हमारे पास माइंड बन जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके हो गया। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि हमारे पास सपोज कर हमारे पास एक एप्पल है, सेब है, यानी कि हमारे पास ये इधर अमरूद ले लें, आम ले, जो दिल करता है, एप्पल है। सबसे पहले जब हम एप्पल को हाथ में लेते हैं तो हाथ में ले पकड़ते हैं एप्पल सेब को, तो पकड़ने में के बाद हमें क्या महसूस होता है कि इसकी शेप क्या है, इस एप्पल की शेप क्या है। ओके, ये हम अपना आंखों के जरिए देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका कलर क्या है, इस सेब का कलर क्या है हमारे पास। उसके बाद हम इसकी स्मेल क्या है, इसकी टेस्ट क्या है, इस एप्पल का टेस्ट क्या है, इसके एप्पल का टेक्सचर क्या है। ओके, तो ये हम आंखों से देखते हैं कि इस एप्पल का शेप क्या है, कलर क्या है, स्मेल क्या है, टेस्ट क्या है, टेक्सचर क्या है। तो उसके बाद हमारे दिमाग में, ब्रेन में, हम माइंड में एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है कि ये हमारे पास एक एप्पल है, एक सेब है, इसकी शेप ये है, इसका कलर ये है, इसका स्मेल ये है, इसके टेस्ट ये है, इसका टेक्सचर ये है। ओके हो गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने फीलिंग महसूस की कि ये वाकई सेब है। उसके बाद हमने इमोशन को फील किया। उसके बाद हमने एक अपने माइंड में एक इमेजिनेशन, तस्वुर पैदा कर लिया कि वाकई एक सेब है। उसके उसके कलर को देखकर, उसके शेप को देख, उसके स्मेल को देखकर हमने अपने ज़हन माइंड में एक तस्वुर फंक्शन क्रिएट कर लिया कि वाकई ये एक सेब है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ की शेप को
किसी भी चीज़ के कलर को, किसी भी चीज़ की स्मेल को, किसी भी चीज़ की टेस्ट को देखकर, जांच कर पर उसके सोच विचार कर कर हम कह सकते हैं कि ये वाकई ये चीज़ है। अगर हम बिरयानी को देखें, बिरयानी की सबसे पहले हम शेप को देखते हैं, उसके कलर को देखते हैं, उसके स्मेल को, उसके टेस्ट को, उसके टेक्सचर को देखते हैं, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि ये वाकई ये हमारे पास के बिरयानी है। और हमारे माइंड में एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है कि ये सब वो क्रिएट हो जाता है कि वाकई ये एक बिरयानी है। ओके हो गया। तो अगर हम आगे बात करना चाहें तो इसमें इसका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था बी टिचनर। इसका पूरा कंप्लीट नाम था एडवर्ड बी टिचनर। इसका एक स्टूडेंट था इस विलियम वॉन्टेड का, जिसने ये पहला स्टूडेंट है जिसने इस अपने उस टीचर की हमायत की कि वाकई आपने ये दुरुस्त बयान दिया है। ये पहला इसका स्टूडेंट था। ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये विल्हम वंडर्ट पर जो क्रिटिसिज्म लगे थे कि आज भी जो कहते हैं कि जो जिस तरह हमने बताया कि जो लोग आज स्ट्रक्चरलिज्म को बुरा भला कहते हैं वो किन बिना पर कहते हैं, और हमें फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म या साइको एनालिसिस या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। हालांकि इसने स्ट्रक्चरलिज्म में हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्ट्रक्चरलिज्म में जो कि उस वक्त स्टडी नहीं हुई थी। चूँकि जो ये काम हुआ था ये 1879 में हुआ था, 1879 में हुआ था। ओके, 1879 है, सॉरी 89 नहीं है, 89 तो 89 होता है। 1879 में जब ये विल्हम वंडर ने ये काम किया तो उस वक्त हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी, जिसकी वजह से ये विल्हम वंडर अपने इस सिस्टम को, अपने इस कंसेप्ट को, स्ट्रक्चरिज्म को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा, हम ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने जो ज़्यादा फोकस दिया था विल्हम वंडर ने, विल्हम वंडर ने जो 1879 में ये कंसेप्ट, इसने ज़्यादातर जो जोर दिया, ज़्यादा पर बातें की थी वो की थी इंटरनल स्ट्रक्चर पर। इसने की थी कि जो हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन में का जो फंक्शन अदा करता है वो माइंड है। माइंड की इसने ज़्यादातर बात की थी, माइंड पर इसने ज़्यादा फोकस किया था, माइंड के बारे में इसने ज़्यादा तफसील बयान की थी विल्हम वंडर्ट ने इंटरनल स्ट्रक्चर पर। ओके, इसने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर, माइंड पर जो फिजिकल मौजूद है इस पर इसने इतना ज़्यादा काम नहीं किया था, जिसकी वजह से इस पर जो क्रिटिसिज्म था वो लग रहा था। और इसी वजह से हमें जो फंक्शनलिज्म बाद में आया, उसके बाद फिर थर्ड पे बिहेवियरिज्म, फिर साइको एनालिसिस, फिर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पेश आई। तो सबसे जो बुनियादी क्रिटिसिज्म इस स्ट्रक्चरिज्म का था वो यही था कि इसने ज़्यादातर काम किया था इंटरनल स्ट्रक्चर पर। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आता जाता है? माइंड आ जाता है। ओके, यानी कि मेंटल एक्टिविटीज आ जाती हैं। ओके हो गया। तो ये हमारे पास इसका एक क्रिटिसिज्म था, जिसकी वजह से इसको रद्द, इस पर इतना यानी कि फोकस नहीं किया गया था। ओके, अगर हम लास्ट पे बात करना चाहें कि इसने एक बात की थी कि मैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों का हामी हूँ। विल्हम हम वंडर्ट ने दो लाइनें पेश की थी, उसने कहा था कि मैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर को मानने पर कायल हूँ, लेकिन चूंकि वहाँ उस वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर काम नहीं कर सका था, इसलिए इसका जो था ना कंसेप्ट इतना यानी कि पॉपुलर हुआ था, लेकिन बाद में आने वाले साइकोलॉजिस्ट ने इनों पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था, बल्कि इसके कंसेप्ट को यूज़ करके, मज़ीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मज़ीद नए कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे। इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म है, इसमें जो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का इस्तेमाल होता है।
इंट्रोस्पेक्टिव मैटर या इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन ये हम इस मैटर स्ट्रक्चरिज्म में यूज करते हैं कि व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन या इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, ये क्या होता है हमारे पास, इसको हम इधर स्टडी करते हैं। ओके हो गया। तो यानी कि हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन या फिर इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है ये हमारे पास। ओके हो गया। तो ये इसमें इस होता क्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है उसको हम छोटे छोटे पीसीज में यानी कि स्मॉल कंपोनेंट्स में या स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रोक डाउन के तोड़ सकते हैं और उनको स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करने के बाद हम हर पीस को स्टडी करके आइडेंटिफाई करके हम अपने जो सिस्टम होता है स्ट्रक्चरिज्म का उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके हो गया। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी मिसाल लेना चाहें तो अगर एक हमारे पास की सोसाइटी है, सोसाइटी में हम जानते हैं कि मर्द भी रहते हैं, औरतें भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, चरिंद परिंद भी होता है, उधर उधर बागात होते हैं, ज़मीन पर रह रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फसलें होती हैं, गाड़ी होती हैं, मोटरसाइकिल होती हैं, साइकिल्स होते हैं हमारे पास। तो सोसाइटी डिफरेंट कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है। मसाजिद होती हैं वहाँ, ओके, बिल्डिंग्स में होती हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं। तो सोसाइटी में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम सोसाइटी को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद हम उनको आइडेंटिफाई करें हर कंपोनेंट को, तो हम अच्छी तरह जान सकते हैं कि सोसाइटी में क्या क्या है। ओके। तो ये हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन या इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है हमारे पास होता है। तो इसके अलावा हमें जो इन बातों का भी इल्म होना चाहिए कि जो इसका जो बानी था, जो हमारे पास स्ट्रक्चरिज्म का बानी है वो हमारे पास चूंकि विलियम वंडर्ड है और ये हमारे पास इसने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये इस तरह स्पेलिंग है इसके, SIOLOGICL साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये विलियम वंडर्ट ने एक बुक लिखी थी जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी। ओके। तो इसके अलावा इसको हम जो हमारे पास इसको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। विलियम वंडर को हम साइकोलॉजी का बाप भी कहते हैं। ओके। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं है किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।